लीजिए अब इशू ऑफ शेयर्स में हमने अभी तक जो डिस्कशन करी है वो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर हम इशू ऑफ शेयर्स में कहें तो चाहे वो इक्विटी शेयर्स है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स है, दोनों का नाम जो है वो दोनों के नाम से जो है वो शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। +1 तक आपने पढ़ा हुआ है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में एज यू नो एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता है इक्विटी शेयर्स जो हैं वो रिडीम नहीं हो पाते लाइफ टाइम, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो उसी टाइम दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल और एक होते हैं इरिडीमेबल। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? इसमें जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसमें कॉल प्रोविजन होता है। अब आप बोलेंगे ये कॉल प्रोविजन क्या चीज होती है? कॉल प्रोविजन का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का एक राइट दिया जाता है एक पार्टिकुलर टाइम के। तो क्या बोलूं मैं इसको? राइट टू रिडीम। कब? at the end of a given time, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा और एक एग्रीड प्राइस होगा, एग्रीड प्राइस। अब ये क्या चीज है इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स 1 जनवरी 2020 को इशू किया। जिस दिन आप इशू करेंगे उसी दिन आप ये डिटरमाइन कर लेंगे किस चीज के लिए कि आपने ये जो शेयर्स का पैसा है कंपनी को कितने टाइम के लिए दिया। अब मान लीजिए कि आपने उसको 5 साल के लिए दिया, 5 इयर्स, और आपने इसका मतलब है कि 2025 में आप उस पैसे को वापस ले लेंगे और एग्रीड प्राइस। अब मान लीजिए अगर आपने 10 रुपीज का पैसा 10 रुपीज पे भी आप वापस ले सकते हैं, 10 रुपीज का पैसा आप 12 रुपीज से ले सकते हैं। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं पार और इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ये सारी बातें जो है हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, हम किसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे? हम यहाँ पे ना तो हम इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर में ऐसा कोई भी राइट नहीं है जिसको हम कॉल प्रोविजन कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर में हम रिडीमेबल की बात नहीं करेंगे। तो हमारा रूट जो है वो सीधा चला गया प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल जिसमें कॉल प्रोविजन है। कॉल प्रोविजन में हमारे पास राइट टू रिडम्पशन है और जिसको एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एग्रीड प्राइस के प्राइस हमें शेयर होल्डर को उनका पैसा उन्हीं को वापस करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर इसको रिडम्पशन की बात करूं, यानी कि जो पैसा हमने इशू के टाइम में लिया था वही पैसा अब हम शेयर होल्डर्स को वापस करने वाले हैं। तो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन, जिसको यूजुअली एट pre-arranged amount and time लॉजिक। इसी से हमारी एक डेफिनेशन बन गई। तो व्हाट इज द रिडम्पशन? प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन यूजुअली एट प्री अरेंज्ड अमाउंट एंड टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, अमाउंट है और साथ में ये टाइम आपके पास दिया गया है। देखिए, जब भी हम
ऐसे शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें जो होल्डर है वो फ्यूचर टाइम में कितना अमाउंट लेगा जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। बस जो रिडम्पशन का टाइम है, अगर मैं आप सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा तो ये इसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं कि मैच्योरिटी डेट। अब और क्लियर हो गया जी आपको मैच्योरिटी डेट। और ये मैच्योरिटी डेट कब होती है? जब आप देखो मैच्योरिटी डेट आपको कहाँ मिलेगी, मैं ये भी आपको बता देता हूं। जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो उस टाइम आपको प्रेफरेंस शेयर का एक सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के ऊपर ही उसका फेस वैल्यू और साथ में आपको वो पैसा कब वापस आएगा, तो जिसको हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो कंपनी भी क्या करती है कि कंपनी जब वो मैच्योरिटी डेट आती है तो मैच्योरिटी डेट के टाइम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा उन्हीं को वापस कर दिया जाएगा। बस इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन जब वो रिडम्पशन करेगी तो कंपनी को भी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम उसका जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो उस केस में कई बार कंपनी की ग्रोथ में और स्ट्रक्चर में जो है वो फर्क पड़ता है। तो बस ये सारी बातें हम एक सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। उससे पहले कि सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें, मैं आपको ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि मैं स्ट्रक्चर बाद में आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं देखिए दो एस्पेक्ट होते हैं यहां पे। अभी मैं थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज बाद में बात करूंगा फिर, और एक होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अनदर वन इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट का मतलब यहां पे क्या है, देखिए जब भी हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है तो इसको मैं एक तरह से क्या बोलूंगा, हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं। किस चीज का, कोई भी काम करते हैं हम प्लान तैयार करते हैं। तो लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, क्योंकि आपने पैसा क्या करना है, वापस करना है। मैच्योरिटी डेट आ गई तो उसमें आपको लॉ भी फॉलो करना पड़ेगा। अब वो जो लॉ फॉलो करना पड़ेगा तो लीगल एस्पेक्ट में भी हम उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे कि एक होता है हमारे पास कैपिटल पोर्शन, ठीक है जी, और दूसरा होता है, क्योंकि आपने लीगल एस्पेक्ट में जो एक्चुअल में जो कैपिटल ली थी उस पोर्शन को जब आप रिडीम करेंगे तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा, उस पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल पोर्शन। दूसरा मैंने अभी आपको बताया 10 रुपीज का 12 रुपीज, अगर 10 है तब तो आपका कैपिटल पोर्शन ही जाएगा, लेकिन अगर 10 से 12 है तो 2 रुपए हम एक्स्ट्रा देंगे। जब 2 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो लॉस होता है कंपनी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दिस इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये इस पैसे का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो ये लॉ कह रहा है। बस ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमने करना क्या है, और फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ हमारी डिस्कशन चल रही है, अब कहाँ पहुंचना है, ये सारी बातें। जब हम कैपिटल पोर्शन है तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा, पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने रिडीम करना है 12 रुपीज, तो 12 रुपीज है तो नेचुरली आपके पास अब आप बोलेंगे आउट कैपिटल प्रॉफिट पोर्शन जो है वो एक तो होगा, कहां से होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। ये आउट ऑफ प्रॉफिट कौन से होंगे ये भी बता देता हूं, अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज। और दूसरा हो सकता है आउट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल का मतलब क्या हो गया, अरे कैपिटल का मतलब है न्यू इशू, आप नया इशू लेकर के भी आप कैपिटल पोर्शन का इंतजाम कर सकते हैं। बिल्कुल डिस्कस करेंगे सारी बातें, पहले आपको ये बता देते हैं। उसी तरह से अब आपने प्रीमियम और रिडम्पशन
जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे तो 10 रुपीज का इंतजाम किया, ये लो 10 रुपीज कहाँ से आएंगे, मान लीजिए 7 रुपीज यहाँ से आएंगे, 3 रुपीज यहाँ से आएंगे, लो जी। लेकिन ये जो 2 रुपए हैं ये कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए भी हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एक होता है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम? अरे आपके पास क्या होगा, ओल्ड बैलेंस होगा, फिर आप प्लस क्या कर रहे होते हैं, न्यू। अब देखो, अगर यहाँ पे नया शेयर आपने कैपिटल प्रीमियम के ऊपर इशू किया, तो अब यहां से भी अगर आपका इंतजाम नहीं होता तो फिर आप आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहां से जो यहां पे सोर्स होंगे वही यहां पे यूज करेंगे। मान लीजिए 2 रुपए करने, तो 1 रुपए 50 पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी तक 50 पैसे जो हैं वो नहीं है, तो उसको आपको आउट ऑफ प्रॉफिट्स में ये सोर्सेस होंगे। अच्छा, अब आपने क्या किया कि ये बात तो आपको क्लियर होगी कि ये लीगल एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब है कि पैसे जेब में चाहिए ना, तो वो जो पैसा है वो आपके पास क्या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है भी कि नहीं है। अब देखिए, जितना भी आप बैलेंस शीट पे देखेंगे तो वहां पे कई बार आपके पास बैलेंस बहुत कम होता है, और मान लीजिए आपके बैलेंस है 1 रुपया और आपने वापस करने हैं 12 रुपीज, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि पैसे जेब में है भी कि नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस है भी कि नहीं है। तो आपको एसेट साइड में देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 रुपीज का इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो 12 रुपीज का इंतजाम आप कहां से कर सकते हो? सिंपल सी बात है, या तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, या हाँ ये बातें मैं आप, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं, हमारे पास हम उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं जो फुली पेड अप होते हैं। अगर फुली पेड नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है, जब बनाना पड़ता है तो हम उस पैसे को उनसे डिमांड करते हैं, तो उसको हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। वहां से पैसा आ जाएगा, उसको प्लस कर देंगे, फिर जो कॉल्स का पैसा नहीं मिला है उसको मेल कर देंगे। फिर आपने क्या किया होगा, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, ये देखिए आपने नया इशू लेके आएंगे, उससे हो जाएगा। कई बार आप क्या करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी सेल करते हैं तो भी पैसा आ जाएगा। और फिर भी अगर आपके पास पैसे की कमी पड़ती है तो आप लोन ले लेते हैं, और लोन आप कैसे ले सकते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर, और या शायद आपने लोन लेकर के। तो ये बातें जो हैं, ये आप पैसे का इंतजाम 12 रुपीज हो गया, और ये लीगल एस्पेक्ट हो गया, तो ये दोनों आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन जब जनरल एंट्रीज आपने क्लियर पास करनी होती है तो उस टाइम आपको पहले ये पूरा प्लान आपको तैयार करना पड़ता है, तभी आपकी जनरल एंट्रीज पास हो सकती हैं। तो ये अभी तक हमारे पास जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट था, जो हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पहले एक तरह से आपको हमने ये बताया, और इससे आपको ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा अभी तक हमने डिस्कशन यहां तक करी है, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सारी बातों को मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि जो थ्योरी है उसको भी एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा केस स्टडी बना करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी बात करेंगे। देखिए जी, इसके लिए जो सेक्शन डील करती है वो है आपकी सेक्शन 55। ये क्या कहती है ये बात करेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ को मूव करें, ये कुछ बातें हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखी हैं। कौन सी? बहुत सारी बातें जो इसी चैप्टर से रेलेवेंट होंगी। वो होगी बोनस इश्यू, दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, बाई बैक ऑफ शेयर्स। बस ये वाले चैप्टर्स हमने पहले आपको एक तरह से बेस बना रखा है, और इनकी हेल्प से हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ को भी मूव करेंगे। तो न्यूमेरिकल की हेल्प से ही थ्योरी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, डमी सी बैलेंस शीट ऑफ
जेड लिमिटेड। ठीक है जी। अच्छा, अब आप बोलेंगे जी बैलेंस शीट का तो बदल गया है, वर्टिकल आ गई है, लेकिन मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टल से ही समझाना है। आपके पास, क्योंकि अभी आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं इसी का हेल्प लेकर के, मान लो 9 लाख रुपए है। अदर एसेट्स आपके पास 21 लाख रुपीस की है, तो टोटल आपके पास 30 लाख रुपीस की एसेट्स हैं। लेकिन ये पैसा आया कहां से? ये आया जी इक्विटी शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिख देता हूं, 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर, 4 लाख रुपए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देता हूं, 6 लाख रुपए आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से है। जनरल रिजर्व, अब तो आपको बैलेंस शीट भी पढ़नी आ गई है, 10 लाख रुपीस है। और लाइबिलिटीज हैं 10 लाख रुपीस की, तो मुझे लगता है टोटल दोबारा से 10 और ये आपकी 30 लाख रुपए का टोटल हो गया। तो ये आपके बड़े मालिक, ये आपका छोटे मालिक हैं, तो मालिक। अच्छा, ये जनरल रिजर्व क्या होते हैं भाई? जनरल रिजर्व क्या होता है? खुद कमाया, कंपनी का खुद कमाया हुआ पैसा है। और अगर खुद कमाया हुआ पैसा है तो किसका है? वो इन्हीं का है, मालिक का ही पैसा है, ये कहीं से नहीं लिया हमने, तो इसका मतलब खुद कमाया हुआ पैसा है। लाइबिलिटीज खर्च लिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारी एक तरह से बैलेंस शीट आ गई। अब हम ये बात करेंगे कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या। सो व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट? आपको पता है कि आप जो पढ़ते आए, हम बात किसकी कर रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये लोग आपसे क्या कर रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं, हम इनकी रिडम्पशन कर रहे हैं। तो जब रिडम्पशन कर रहे हैं तो ये लोग कौन से? लाइबिलिटीज, जिन्होंने आपको पैसा उधार दे रखा है, बाई बैक ऑफ शेयर में डिस्कस किया था। इनको दिक्कत हो गई, इनको तकलीफ हो गई। किसकी तकलीफ हो गई? वो कहने लगे पहले हमारा पैसा दो, आप खुद अपना पैसा जो है, जो कंपनी के पास पैसा है, उसको आप क्या कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस कर रहे हो। तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले पैसा, आपको पता है कि रूल है कि सबसे पहले किसका पैसा देना पड़ता है? लायबिलिटी होल्डर्स का, उसके बाद इनका, उसके बाद इनका पैसा देना पड़ता है लास्ट में। और वैसे भी अगर आपने कंपनी को, जब आप कंपनी को पैसा देते हैं, लोन देते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना कि इक्विटी शेयर होल्डर, मालिक ने कितना पैसा लगाया है, और उसी के अकॉर्डिंगली। और आपको यह भी पता है कि अगर हमने इनका, कंपनी ये भी देख लेती है कि जिन्होंने हमें पैसा दिया है, अगर हमने उनका विश्वास तोड़ दिया तो दोबारा से हमें कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें पैसा एज ए लोन नहीं देगी, कर्ज नहीं देगी। तो इसलिए ये इनका भी विश्वास नहीं खोना चाहती। लेकिन जब इनको ये पता चला कि जी ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस करने जा रहे हैं, तो ये भागे भागे कहां चले गए? ये चले गए कंपनी एक्ट 2013 के पास। कहने लगे भैया भैया, कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। देखो, हमें पैसा ना दे करके अपने आप को पैसा जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा, यानी कि छोटे मालिक को पैसा, उनका पैसा वापस कर रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वायलेशन है, इसलिए हम परेशान हैं, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। अच्छा, कंपनी एक्ट ने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया और उनको ये कहा कि आप भाई ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जी जब मैंने पैसा इकट्ठा किया था तो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसी टाइम बता दिया था कि मैं आपका पैसा जो है वो इतने टाइम पीरियड के बाद वापस दूंगा। तो अब मैंने तो ये बता दिया था कि जैसे मान लीजिए कि हमने इंस्टॉल्स पे लिया कि जी 5 साल के बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो अब वो 5 साल आ गए हैं, तो मुझे तो पैसा वापस करना है। कंपनी एक्ट ने कहा हाँ ये तो बात ठीक है। और दूसरी बात रही, कहते हैं जी कि लाइबिलिटी वालों की,
तो लाइबिलिटी वालों को तो मैंने इनको बताया ही नहीं है कि मैं आपका पैसा वापस दूंगा। तो इसलिए मुझे, क्योंकि अब तो मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा तो देना पड़ेगा। उनकी डेट आ चुकी है, तो मैं लाइबिलिटी से पहले उनकी डेट आ गई है, तो इसलिए मैं उनको पैसा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लाइबिलिटी वाले भी वो भी परेशान थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपनी एक्ट ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने कहा जी ये देखो, ये तो लाइबिलिटी वालों की जो कमिटमेंट है वो 6 और 7 साल से है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको डेट में आज जब मैंने इनको इश्यू किया था उसी टाइम दे चुका हूं, अब आप बताइए क्या करूं। तो कंपनी ने कहा कि यार ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और दूसरी तरफ जब उसने देखा कि लाइबिलिटी वाले जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी एक्ट 2013 ने बीच का रास्ता निकाला, और जो बीच का रास्ता निकाला वो था सेक्शन 55 मिड वे। तो उन्होंने क्या किया कि जिससे एक ऐसा उपाय दिया कि सेटिस्फाई हो जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और जो लाइबिलिटी वाले हैं कंपनी भी सेटिस्फाई हो जाए, और साथ में ये जो लाइबिलिटी वाले हैं ये भी सेटिस्फाई हो जाए। तो जो बीच का रास्ता था उन्हीं को हमने क्या किया, उनको बोल दिया बेसिक कंडीशंस। अब आप टेक्निकली किताब में भी उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। तो ये बेसिक कंडीशंस में उसने क्या कहा, उसने कहा पहली बेसिक कंडीशन क्या होगी, कहता कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स। कौन से, इक्विटी हो और प्रेफरेंस हो, क्योंकि बाईबैक में हमने कहा था वो उसी सेम नेचर के नहीं कर सकते। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कौन से, अप टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या मतलब हुआ, अब मान लो ये 60,000 के शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 हो, तो उसने कहा ठीक है जी। कंपनी एक्ट ने कंपनी को ये बोला कि आप ऐसा करिए, ये जो 6 लाख रुपए है जो आपको तो पैसा दीजिए, लेकिन इसके बदले में आप क्या करिए, नया इशू लेके आ जाइए। तो लाइबिलिटी वाले बोले हमें क्या कमी है, मिस्टर एक्स मेरा मालिक नहीं होगा, मिस्टर वाई होगा, मिस्टर वाई नहीं होगा, मिस्टर जेड होगा। अब यहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगी तो नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मुझे उससे क्या लेना देना है। अब आप बताओ कि लाइबिलिटी वाले ने, एक तो लाइबिलिटी वाले को अब क्या दिक्कत है, क्योंकि अब पहले भी शेयर होल्डिंग कितनी थी, 10 लाख रुपए की, अब क्या हो जाएगा, ये वाले नहीं रहेंगे, कोई और शेयर आ जाएंगे। जब और आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 4% है, अब कल को कौन सा आ सकते हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, 6% वाला आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की आ गई, 6 लाख, दोबारा से कैपिटल 10 लाख। जब 10 लाख आ जाएगी तो हम इनका पैसा वापस कर देंगे, लाइबिलिटी वालों का विश्वास हमने फिर जीत लिया। अब क्या हुआ, अब लाइबिलिटी वाले खुश हो गए कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छी बात की है। तो इसका मतलब है कि कंपनी उसका विश्वास जीतने के लिए एक नया इश्यू भी ला सकती है, जो मैंने आपको एक लीगल एस्पेक्ट में बताया था, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल। ये देखिए, आउट ऑफ कैपिटल में मैंने बताया आपको न्यू इश्यू। बात क्लियर होगी जी यहां पे। अच्छा, उसके बाद कंपनी ने एक और इलाज दिया, क्या कहा कि कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट equivalent to face value of redeemable preference shares from free reserves to कौन, पीछे लेक्चर में भी किया था हमने, CRR, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज कैपिटल
रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब उसने ये कहा कि देखो, इनका विश्वास जीतने के लिए आप एक काम करिए, ये जो जनरल रिजर्व का पैसा है, जैसे मान लीजिए, देखिए जनरल रिजर्व का पैसा कौन सा पैसा होता है? ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स कभी भी बाहर ले जा सकते हैं। अगर बाहर ले जा सकते हैं तो अब आपको पता है कैसे बाहर ले जाते हैं? डू यू नो? हाँ जी, किस फॉर्म में ले जाते हैं? सोचो। अरे डिविडेंड, डिविडेंड फॉर्म में इस पैसे को वापस ले जाते हैं, डिविडेंड फॉर्म में ले जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब इसने क्या कहा, अब जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व क्या होते हैं? जो कि अवेलेबल हैं किसके लिए? अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ठीक है, वो कहते हैं कि जनरल रिजर्व का पैसा आप किस में करिए। अब देखिए, लायबिलिटी वाले शेयर होल्डर को बोल रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं कि पहले आप कसम खाओ। किस चीज की कसम खाओ? कहते हैं जी ये कसम खाओ कि ये जनरल रिजर्व का पैसा आप किस में डाल दोगे? सीआरआर में। अब ये कसम कैसे खाओगे? अरे सीआरआर से खाओगे ना आप। तो कसम खाने का मतलब है कि इतना पैसा आप सीआरआर में डाल दो। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पापा ही हैं, अब आप अपने पापा के पास, वो 10 लाख रुपए उनके पास पड़े हैं, वो कहते हैं बेटा आपका ही है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे पढ़ना भी है, कुछ भी है, लेकिन आप कहीं भी इसको पैसे को निकाल सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, फिर सेविंग से मैं आपके नाम की क्या कर देता हूं, एफडी करा देता हूं। तो हमने क्या किया, यहां पे भी जनरल रिजर्व से पैसा निकाल लिया जाएगा और एक नया नाम आ जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो क्या हो जाएगा, यहां पे वो 4 लाख रुपए बच जाएगा और सीआरआर में कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए रहेगा। क्या जनरल रिजर्व में 4-6, अब क्या बोलो, खाली ना कसम। तो कसम खाने का मतलब यहां पे है कि मनी शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर, और वो भी किस में से, फ्री रिजर्व में से। अब वो फ्री रिजर्व कौन से होंगे? अब इस इंस्टांस में तो मेरे पास फ्री रिजर्व कौन है, सिर्फ जनरल रिजर्व ही पड़े हुए हैं। यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो इस तरह से क्या है कि हमने उनका ट्रस्ट विन कर लिया, और व्हेन वी वन द ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, नाउ द liability holders have no objection. They said ki okay, now this is a very good solution and now you can release the payment of the preference shareholders whose money is due on maturity date. अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये और था, फिर उन्होंने एक और सोल्यूशन दिया। और वो क्या सोल्यूशन था? उन्होंने कहा देखिए आप एक काम और कर सकते हैं। कौन सा? कहते partly from 1 and partly from 2, partly from 1 and partly from 2। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता भैया अगर सपोज कीजिए आपने 6 लाख रुपए का पैसा वापस करना है, तो यहां तो हमने क्या किया था, पहले 6 लाख रुपए के नए इशू लेके आ गए थे, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर हमने क्या किया, इसको नहीं फॉलो किया, तो हमने 6 लाख रुपए जो है वो फ्री रिजर्व से कहां ट्रांसफर कर दिया, सीआरआर में कर दिया। अब तीसरा सोल्यूशन ये है, कहता कि आप एक काम कर सकते हैं, 4 लाख रुपए आप क्या करिए, नया इशू ले आइए, और 2 लाख रुपए को आप क्या करिए, 2 लाख रुपए से आप सीआरआर फ्री रिजर्व से डाल दीजिएगा। आपकी मर्जी है, 4 कर दो, 2 कर दो, 5 कर दो, 1 कर दो, 1, मतलब देयर आर सो मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलेगा। यहां तक बात क्लियर होगी जी आपकी। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपसे लीगल एस्पेक्ट की बात करी थी, दैट इज कैपिटल पोर्शन। और कैपिटल पोर्शन कौन सा हुआ, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। और दूसरा क्या था मेरा, न्यू इशू। तो अब मेरे पास ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और फिर हमने तीसरे की बात करी, या तो 1 और +2, 1 + 2, ये हमारे पास क्या बन गया, तीसरा मेथड बन गया। तो मैं इसी की अभी तक आपसे बात कर रहा हूं, प्रीमियम आगे की बात है, वो हम बात की बात जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन को
अब हम इसी बैलेंस शीट को लेकर के एक केस स्टडी तैयार करते हैं। सो केस नंबर 1 वो क्या कहता है, अज्यूम in the given balance sheet, company decided to redeem its preference shares by issuing new equity shares of rupees 10 each. Pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. यही बात है जी। तो हमारे पास एक केस बन गया। अच्छा, आपको अकाउंटिंग के रूल्स तो आते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं जी? तो आप तो फटाफट से बोलेंगे जी हमने पढ़ा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और थर्ड जी डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। देखो बच्चों, अगर आप इन रूल्स से एंट्री पास करने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी एंट्रीज यहां पे पास होंगी। तो फिर क्या होता है जी, अरे आपने पढ़ा हुआ है, ये कौन सी साइड है जी? ये एसेट साइड है, ठीक है। और ये कौन सी साइड है जी? ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोलते हैं ना जी आप, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वेशन होता है ना, एसेट इज इक्वल टू। मैं आपको फिर रिवीजन करा देता हूं एक तरह से। अगर ये इसमें ये वाले जो बैलेंसेस हैं, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? इनको डेबिट। जब ये डिक्रीज करते हैं तो हम इनको क्या करते हैं? क्रेडिट। ये तो पता है आपको। और उसी तरह से लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अगर ये आपके इंक्रीज करते हैं तो इनको करते हैं हम क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज करते हैं तो इनको करते हैं डेबिट। ठीक है जी। तो बस अब इस साइड से अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट है। इस साइड से अगर कोई भी आइटम जो है आपकी इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। अब हमारा यहां से आपका एक रेपिटेशन हो गया। तो चलिए, अब हमें बोला गया था जर्नल एंट्रीज। कहां चल, ये है मेरा पेन। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये 6 लाख रुपए जो है क्या करेंगे जी? वापस करेंगे, इनको खत्म करेंगे। जब खत्म करेंगे तो बताइए जी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। देखो ना, जब खत्म करेंगे तो डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लो जी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 6 लाख रुपए से। लो जी, कर दिया। तो ड्यू करेंगे ना पहले। सो 2, ये फर्स्ट एंट्री मेरी 2, लायबिलिटी क्रिएट हो गई मेरी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को मैंने पैसा देना है ना अब, तो मेरी लायबिलिटी हुई। जब लायबिलिटी होती है तो ये लायबिलिटी मेरी क्या हो गई? इंक्रीज हुई। जब इंक्रीज हुई तो इसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितने से जी? 6 लाख रुपए से। नरेशन तो आप लिख ही लेंगे, बिकॉज मनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये एंट्री हमने ड्यू की कर दी। तो देखो, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई और शेयर कैपिटल मेरी डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से मैंने इन एंट्रीज को डेबिट हो गया। अब बताओ, वो रूल लगेंगे आपके? नहीं लगेंगे ना। अच्छा, अब क्या करें? इनकी पेमेंट कर दें? नहीं नहीं नहीं, पेमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब कौन आ गया? कसम खानी पड़ेगी। तो कौन आ गया जी यहां पे? सेक्शन 55। हमें सेक्शन 55 को कंप्लाई करना पड़ेगा। जब तक कंप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उनका विश्वास, जब तक हम कसम नहीं खाएंगे, तब तक हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो कौन सा मेथड बोला था उसने? इशू ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक है जी। जब इशू ऑफ न्यू शेयर्स कर दिया, उन्होंने बोल दिया है, तो हम भी, अब आपको पता है बैंक का बैलेंस मेरा क्या हो गया?
जब इशू करूंगा तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो मेरा इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। कितने शेयर्स इशू किए हैं इसने, 10 रुपीज ईच के किए हैं, तो 60,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹10 हमने पैसा ले लिया। और अब मैंने सीधा नहीं लिखा एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट, सीधा शॉर्टकट एंट्री। किसके, कौन सी कैपिटल आ गई मेरी, इक्विटी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स किए ना हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से जी, 6 लाख रुपए मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। प्रेफरेंस शेयर चला गया, इक्विटी शेयर आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है। अब बताओ जी, एक मालिक हट गया दूसरा आ गया, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, नहीं है। अब बताओ, अब कंप्लाई हो गया जी सेक्शन 55, हाँ जी हो गया, तो क्या करें, अब पेमेंट कर दें, हाँ जी, अब कोई नहीं रोक सकता आपको पेमेंट करने से। अब जो इनका जो ऑब्जेक्शन था वो खत्म हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये मेरा कितने से जी, 6 लाख रुपए से, और ये भी मेरा कितने से, 6 लाख रुपए से। लो जी, मेरी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं ऑफ जेड लिमिटेड आफ्टर, तो मेरी ये बैलेंस शीट कैसी बन जाएगी, देखो जल्दी से बना देता हूं। अब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने की थी, 4 लाख रुपए की थी, अब 6 की और ये हो गई, तो कितने की हो गई, 10 लाख रुपए की। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं रहे, लो जी ये तो चले गए, अब रह गए, ये लो जी 10 लाख रुपीज के। लाइबिलिटीज मेरी कितनी है, लाइबिलिटीज भी मेरी जी 10 लाख रुपीज है, मैंने यहां से निकाल ली जी 10 10 10। और बैंक, यहां बैंक मेरा 6 लाख रुपए था, साथ में मैंने पेमेंट कर दी, तो बैंक का बैलेंस मेरे पास एज इट इज रहा, दैट इज 9 लाख रुपीज। अदर एसेट्स वो कितनी जी, 21 लाख रुपीज। टोटल कितना हो गया, 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज टोटल कितना हो गया जी, 30 लाख रुपीज। लो जी, अब लाइबिलिटी वालों को ऑब्जेक्शन है, पहले मालिक कितने थे, 6 + 4 10, ठीक है जी। अब भी मालिक कितने के हैं, 10 के, तो इनको कोई ऑब्जेक्शन होगा, नहीं होगा। लो जी, आपकी बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड कब, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमारा पहला केस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड और थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे।